हाँ, नमस्ते। मेरा नाम मौली चक्रवर्ती है और मैंने अपने बीए की पढ़ाई विश्व भारती शांति निकेतन से की है। और मुझे CUET पीजी में आउट ऑफ 400 मुझे 316 प्राप्त हुए थे। मेरा नाम प्रयास गुप्ता है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल से मैंने बीए किया था। सीयूईटी में मेरा मार्क्स 309 था 400 में से। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और स्टडी कैपिटल की एक सीरीज पिछले 3 वर्षों से चली आ रही है, जब से स्टडी कैपिटल की शुरुआत हुई है, ज्ञान की बात होनहारों के साथ। इस सीरीज में हम बातचीत करते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के टॉपर्स के साथ कि उनके पढ़ने के तौर तरीके क्या रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है, कौन कौन सी उन्होंने बुक्स पढ़ा है और किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है कि विश्वविद्यालयों में वो अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट्स ही हैं प्रयास गुप्ता और मौली चक्रवर्ती। तो सबसे पहले मौली और प्रयास, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। मौली और प्रयास दोनों लोग BHU के MA हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। तो आप दोनों लोग एक एक करके अपना परिचय दीजिएगा, बच्चों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, साथ ही साथ CUET 2022 में आपके मार्क्स क्या रहे हैं और रैंक क्या रही है उसके बारे में बताइएगा। प्रयास। मेरा नाम प्रयास गुप्ता है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल से मैंने बीए किया था। सीयूईटी में मेरा मार्क्स 309 था 400 में से। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम मौली चक्रवर्ती है और मैंने अपने बीए की पढ़ाई विश्व भारती शांति निकेतन से की है। और मुझे CUET पीजी में आउट ऑफ 400 मुझे 316 प्राप्त हुए थे। चलिए इंटरव्यू के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन का दौर हो चुका है। इस बीच में आप सभी को एक और परिचय दिलाना चाहूँगा। आप हमारे बीच में हैं हिमांशु सर, जो कि स्टडी कैपिटल पर MA हिंदी के मेंटोर हैं। तो सर, आपका भी स्वागत है इस इंटरव्यू में। बहुत धन्यवाद विपुल जी। और बच्चों से मेरे सवाल जो होंगे और साथ ही साथ सर के साथ भी कुछ सवाल होंगे, चूँकि सर एक मेंटोर के रूप में रहे हैं और सर ने इन लोगों को गाइड किया है किस तरीके से इनको पढ़ना चाहिए। और आज उसी का प्रतिफल है कि ये लोग अच्छे मार्क्स के साथ BHU में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर CUET में चूँकि रैंक तो नहीं आता है, अगर रैंक भी होता तो काफ़ी बेहतर रैंक होती। तो अगले सवाल पर मैं चलता हूँ और एक तरीके से ये पहला सवाल होगा। और पहला सवाल अगर मैं आपसे करूं तो BHU में आकर के, चूंकि आप पहली बार कैंपस में आए हैं BHU में, BHU का एनवायरनमेंट कैसा है, हिंदी का डिपार्टमेंट कैसा है, क्या आपको लग रहा है कि आप अपने जिस भी शहर से आप आए हैं यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लग रहा है BHU का? BHU का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि हम लोग जिस जगह से पढ़े हैं, जिस कॉलेज से पढ़े हैं, वो यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा हुआ करता था। तो यहाँ जो इतना वास्ट एरिया है इसका, यहाँ इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा प्रकृति को छोड़कर भी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइब्रेरी बहुत समृद्ध है, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी हो, चाहे वो कॉलेज की लाइब्रेरी हो। विभाग में प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, क्लासेस बढ़िया हैं। इसके अलावा पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है। जी, मैं जहाँ से आती हूँ शांति निकेतन से, तो वहाँ एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जगह बंगला भाषी थी। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में इसलिए मतलब वहाँ पे हिंदी के कुछ था ही नहीं। हिंदी की कोई किताब ना अवेलेबल होते थे, ना कुछ थे, ना हिंदी पढ़ने के लिए वो एनवायरनमेंट था, ना कुछ था। तो यहाँ आने के बाद चीज़ें मेरे लिए काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। मुझे हिंदी की जो किताबें हैं, हिंदी का जो सिलेबस है, मुझे बहुत जल्दी प्राप्त हो जा रहा है। और उसके अलावा बाकी मतलब वहाँ पे जैसे लोगों के साथ हिंदी में कोई बात करने के लिए भी खास लोग नहीं रहते थे, तो यहाँ पे हिंदी में बात करने के लिए भी काफ़ी लोग हैं। और उसके अलावा लाइब्रेरी में भी हर तरह की किताब अवेलेबल है, क्लासेस काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। और अगर एज़ फार एज़ एनवायरनमेंट की हम बात करें तो एनवायरनमेंट काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बहुत सारी विषयों पे चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे मौली ने बात बताई कि चूँकि आप हिंदी साहित्य के लिए तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र में या ख़ासतौर पे BHU में अगर आप आ रहे हैं तो एक सुखद वातावरण है हिंदी साहित्य के लोगों के लिए। तो मौली, जो लोग आना चाह रहे हैं BHU में हिंदी पढ़ने के लिए, उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो उनका आना कितना, उनका जो डिसीज़न है ये कितनी हद तक सही है?
नहीं, मैं बोलूँगी कि काफ़ी सही है, और स्पेशली जो मेरे जैसे नॉन हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि मतलब स्पेशली जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से वो मेरी बात रिलेट कर पाएंगे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक लिंग्विस्टिक स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, और अगर हम ऐसी जगह पे पढ़ते हैं, जैसे मैं पश्चिम बंगाल से मैंने हिंदी पढ़ी है, तो वहाँ पे किताब से स्टार्ट करके सिलेबस से लेके हर चीज़ में हम लोग को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं तो 100% बोलूँगी कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर BHU आइए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब हम सीधा अगले प्रश्न पर जो चलेंगे, वो प्रश्न मैं हिमांशु सर के थ्रू बच्चों के जहन में डालना चाहूँगा, और उन प्रश्नों के जो जवाब मिलेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो प्रश्न कैसे होंगे सर? आप जब चर्चा करिएगा बच्चों से, तो कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर कि इन्होंने किस तरीके से कौन सी किताबें पढ़ी, क्या टाइम मैनेजमेंट इन्होंने किया, और किस तरीके से इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी को संभाला। लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल अपने तरफ से आप सभी से करना चाहूँगा, क्योंकि सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और स्टडी कैपिटल का जो कोर्स था जिसमें जिस तरीके से सर ने आपको गाइड किया, उसका कितना हेल्प मिला है, एक बार उस चीज़ को बताइए, फिर उसके बाद सर आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और विपुल जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे होते हुए, तो मैं आप लोगों से कहूँगा आप निष्पक्ष होकर बताएंगे, ये नहीं कि मैं इसमें बैठा हूँ तो आप इसलिए बता दें कि बहुत बढ़िया रहा, या जो भी आपकी टिप्पणी हो तो आप निष्पक्ष होकर, चूँकि आगे आने वाले लोगों का जो है बहुत कुछ आपके इस बात पर निर्भर करता है, उनका अपना फैसला, उनके अपने जो है पढ़ाई का तरीका। जैसा कि पैटर्न है हमारे पेपर का, नेट के आधार पे थोड़ा पैटर्न बदल चुका है। पार्ट ए और पार्ट बी आता है। पार्ट बी जो है डोमेन स्पेसिफिक होता है। तो पहले पार्ट बी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जैसा कि मैं बता रहा था कि जहाँ से हम आए वहाँ पे लाइब्रेरी इतनी समृद्ध नहीं थी, बहुत सी किताबें उपलब्ध नहीं थी, और हिंदी साहित्य का यदि इतिहास जो बहुत बृहद सब्जेक्ट हो जाता है पढ़ने के लिए, उसमें हम लोग रामचंद्र शुक्ल जैसी किताबें पढ़ते हैं जो सबके पास होती। इसके अलावा भी कहीं से कथन बन जाते हैं, कहीं से इंपॉर्टेंट कोटेशंस आ जाते हैं, तो ऐसे जो फैक्ट हैं, ऐसी जो जानकारियां हैं, वो स्टडी कैपिटल से मटेरियल के रूप में बाकायदा उपलब्ध कराई गई। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। इसके बाद जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन तो चलती थी, और चूँकि क्लासेस का समय मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, मेरा पर्सनल ये समय था कि मैं नहीं ले पाता था, तो ऑफलाइन बाकायदा क्लासेस, टेस्ट और उसके बारे में चर्चाएँ उपस्थित रहती थी। अगर मुझे खुद से बात भी करनी हो तो मेंटर बात कर लेते थे, हिमांशु भी हमेशा बात करते थे, कॉल भी उठाते थे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स भी चेक वगैरह होता था। तो क्लासेस का माहौल भी बहुत अच्छा था, हेल्दी था। इसके साथ में जो स्तर है, स्पेसिफिकली जब हमको पढ़ाया जाता है तो एक ज़रूरी होता है कि हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चलाएं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलें। अल्टप्पू किधर से भी पढ़ना, किधर से भी डालना, ये नहीं था। तो एक बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया गया। इसके साथ में सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराया गई, सारा सिलेबस प्रोवाइड कराया गया, और मटेरियल भी अच्छा खासा था। टेस्ट सीरीज़ लगातार चलती रही और अंत तक बिल्कुल सपोर्ट बना रहा था। और पार्ट ए की बताएं तो पार्ट ए में भी मैं स्टडी कैपिटल से मैथ्स और रीजनिंग किया था, जो कि गुंजन सर ने पढ़ाया था, तो वो बहुत अच्छा था। अगर मैं जहाँ तक मेरी बात आती है तो मैं, सर भी अच्छे से जानते होंगे कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी थी, तो सर की क्लासेस में हमेशा रेगुलरली करती थी। इनफैक्ट जब मेरे 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तब भी मैंने सर के क्लासेस किए थे। रिकॉर्डिंग्स बहुत, अगर ऐसे मतलब मेरा मिस हो जाता था तभी मैं रिकॉर्डिंग्स की हेल्प लेती थी, और उसके अलावा लाइव क्लासेस के अलावा भी मैं कभी कभी उसी क्लासेस के मैं रिकॉर्डिंग्स देखते रहती थी। क्योंकि इस सब के लिए जो एक चीज़ में मुझे फ़ायदा हुआ, क्लासेस में जो चल रही है वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई, और ये रजिस्टर होने के कारण CUET में, जैसे जहाँ तक मुझे याद आ रही है, काव्यशास्त्र पे कुछ क्वेश्चंस आए थे और अदर्स बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वही क्लास में जो हुआ था उसी चीज़ को ध्यान में रख के तभी जाके मैं उन क्वेश्चंस को मैं ठीक कर पाई। तो मतलब क्लासेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं। और उसके अलावा अगर मैं ये तो हो गई पार्ट बी की बात, और अगर मैं पार्ट ए की बात करती हूँ तो एक तो है कि आप लोगों के मैं वीडियोस देखती थी, और उसके अलावा क्योंकि मैंने पार्ट ए इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था तो इंग्लिश के लिए मैंने लेनन मार्टिन पढ़ी थी, और ऐसे मैं द हिंदू पढ़ती रहती थी, तो उसके कारण करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू में हमेशा उसको मैं सबसे पहले प्रेफरेंस देती थी। तो द हिंदू से मुझे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे कॉमन आए थे,
और ऐसे मैंने थोड़ा बहुत लूसेंट्स और अरिहंत के जो जीके बुक्स होते हैं वो मैंने देखे थे। और मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए अरिहंत की एक किताब आती है जो NCHMCT JEE के प्रिपरेशन के लिए, तो उस किताब से मैंने अपने मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व किए थे, और उसमें भी थोड़े बहुत जीके थे। पर मैक्सिमम अगर मैं जीके की सच्ची बात बताऊँ तो वो मैं द हिंदू को ही मैंने आधार बना लिया था। वहाँ से मुझे अगर कभी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाता था, कोई ऐसे वर्ड मिल जाते थे जिसका मुझे मतलब नहीं पता, तो ऐसे करके मेरी वोकेबुलरी, ग्रामर सब कुछ अच्छे से डेवलप हो पाई। और उसके अलावा बाकी मैंने जितना रियलाइज़ किया CUET के एग्ज़ाम में, अगर कोई थोड़ा कॉमन सेंस लेके चलता है तो पार्ट निकल जाएगा, इतना भी कुछ टफ नहीं है। बहुत आराम से। जैसा मौली ने कहा कि वास्तव में पार्टी कोई बहुत विषय की बात नहीं है, कॉमन सेंस का पेपर होता है। कि आप हिंदी के अलावा भी कुछ जानते हैं कि सिर्फ हिंदी में संकीर्ण रह गए हैं, ये चेक करने के लिए आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है। ओके, तो अभी बात मौली ने बताया और आपके प्रयास ने भी बताया कि कैसे क्लासेस रही थी और इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी को किस तरीके से पढ़ा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूँगा कि सर अब आप अपने कुछ सवाल पूछ लें, उसके बाद फिर मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करूँगा। सवाल तो चूँकि कुछ बहुत विशेष नहीं है बिपुल जी, मैं इन लोगों से मतलब कक्षा के साथ ही उसी समय से जुड़ा रहा हूँ, बातचीत भी होती रहती थी किसी भी विषय पर। ये लोग जैसे कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ इन्हें बात नहीं समझ में, किसी किताब में कोई फैक्ट दिखा और वो असली फैक्ट के साथ जिन्होंने पहले पढ़ा है वो मैच नहीं कर रहा है, तमाम जो प्रश्न थे, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी। चूँकि आप कक्षा में लोग जुड़े थे तो वो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उस तरीके से करूँ। ये बस मैं कहना चाहूँगा कि पेपर देते समय या फिर आप जब तक यहाँ आए नहीं थे, मैं देख रहा था आप दोनों लोग बहुत एक प्रेशर में कहीं ना कहीं थे कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, एक घबराहट आपके अंदर रहती थी। तो वो उसलिए आप विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि उस घबराहट को, उस परेशानी को जो पेपर के दौरान या पेपर की तैयारियों के दौरान रहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो प्रिपरेशन के समय हम लोग को प्रिपरेशन एंजाइटी होती है, उसके लिए ये है कि चूँकि पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं अपने मध्य प्रदेश में सारे यूनिवर्सिटीज़, सारे कॉलेज को छोड़ चुका था, कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया था और एक ही आधार पे बैठा था कि BHU जाना है और यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। जहाँ इसके पहले भी BHU का जब फॉर्म नहीं निकला था, CUET के रिज़ल्ट आने के बाद भी धर्मशाला में सिलेक्शन हुआ था, वर्धा में सिलेक्शन हुआ था, वहाँ की डेट भी चली गई थी, मैंने एडमिशन नहीं लिया था, यहाँ की काउंसलिंग के लिए बैठा रहा था। तो संदर्भ में बातचीत भी हाँ, बहुत उस समय जब पेपर नहीं हुआ था, चूँकि 5 सितंबर को हमारा पेपर हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो उसके पहले फॉर्म निकलते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रही थी डेटें और मैं एडमिशन नहीं ले रहा था, ना फॉर्म भर रहा था। तो एक एंजाइटी बन जाती है कि अब क्या करेंगे, अब समय निकल जाएगा, अब UG करके बैठे, अब करना क्या है। तो एक प्रेशर रहता है, परिवार का रहता है, अपने फ्यूचर का रहता है, अपने करियर का रहता है। तो ऐसे सिलसिले में, ऐसे समय में मैं चूँकि पढ़ता तो था, पढ़ने के साथ साथ मुझे जब भी दिक्कत आती थी विषय से तो मैं हिमांशु सर को हमेशा कॉल लगाता था कि वो बताएं और वो मुझे बताते थे। प्रेशर हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका जो मेरा अनुभव है वो आपका नॉलेज है। जब आप नॉलेजेबल रहेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आपके पास अच्छा खासा ज्ञान होगा, तब आप डरेंगे नहीं और डरने की कोई कारण रहेगा नहीं, कोई वजह नहीं है कि आप डरें। आप फिर अटेम्प्ट करते रहें, क्वेश्चन लगाते रहें, क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध रहती हैं। पार्ट ए की तैयारी तो चलती रहती, जो हिंदी में करेंगे उनके लिए तो और अच्छा है क्योंकि उनका डोमेन हिंदी है, तो उनके लिए फिर मात्रा वही बताना है, मूर्ति की स्पेलिंग क्या है, ऐसे शब्द मुहावरे का अर्थ बताना होता है। और जो इंग्लिश में है उनके लिए मौली ने बता ही दिया। और जो हिंदी विषय का डोमेन है उसमें यदि एंजाइटी होती है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मेंटर से बात करते रहें और साथ साथ स्मार्ट स्टडी करते रहें। स्मार्ट स्टडी मतलब बहुत ज़्यादा ना पढ़ के बहुत अच्छा और थोड़ा पढ़ें। तो थोड़ा और अच्छा पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जब आंसर बनते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो प्रेशर कम होते जाएगा। हालांकि प्रेशर एग्ज़ाम के पहले तक थोड़ा बहुत तो बना रहेगा। जहाँ तक एंजाइटी की बात आती है तो सबके अपने तरीके होते हैं। अगर मैं अपने तरीके की बात करूँ तो मतलब सबसे बड़े जो मेरे आज तक जीवन में भी सपोर्ट है वो मेरे माता पिता रहे। तो उनसे एक्चुअली मैं बात करके या खैर बोल सकते हैं हम परेशान करके या कुछ भी हो तो ऐसे करके मैं अपनी एंजाइटी मिटाती थी। तो ऐसे मतलब सबके अपने तरीके होते हैं। तो मैं अपने मतलब क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ तो उनके साथ ही मैं हर तरह के बात करती थी, या जिसको हम कहते हैं थ्रोइंग टैंट्रम्स, कुछ भी हो मैं उन पे सब कुछ मैं ये कर देती थी। और जहाँ तक अगर एंजाइटी की बात आती है, टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो मैं बहुत सच्ची बता रही हूँ, मैंने कोई स्ट्रैटेजी उस तरह से बनाई थी, ना मैंने कुछ किया था। तो मैं एक्चुअली एक ही चीज़ जानती थी कि
कुछ नहीं होगा तो कम से कम मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में हैं, तो इतना मुझ में भरोसा था कि अगर मुझसे नहीं होता है तो मेरे पेरेंट्स मेरे मतलब कम से कम वो है मेरे लिए कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को ही दिमाग में रखते हुए, खैर मैं बहुत सच बात बताती हूँ, एंजाइटी मुझ में हद से ज़्यादा थी। सर को बहुत अच्छे से पता है, मुझे मेरा दिमाग काम करना कभी कभी बंद हो जाता था। तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि शांत दिमाग से पेपर दीजिए, और अगर आपके फैमिली सपोर्टिव है या जो भी है तो फैमिली से बात कीजिए, जो मेरे लिए काम दिया, या आप मेंटर से बात कीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से सर से बात किए थे, मैं भी बात की थी, पर खैर मेरा तरीका थोड़ा अलग था। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक डोमेन की बात आती है, तो पार्ट बी के लिए तो मेंटर के पास तो पढ़ते ही है, वो तो ठीक है। और पार्ट ए के लिए भी मुझे पेपर देते देते लगा कि अगर कोई ठीक से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत कॉमन सेंस की ये पेपर थी, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लेके चलेंगे पार्ट ए ऐसे ही निकल जाएगा। और एक और जो मैं एडवाइस देना चाहूँगी वो है कि पार्ट बी पहले अटेम्प्ट कीजिए। पार्ट ए आप करते करते बहुत समय क्या होता है, जैसे मैंने भी पार्ट ए बाद में अटेम्प्ट की। कुछ मैथ्स थे, जैसे एक सेट थ्योरी पे एक मैथ्स थी, वहाँ पे मैं थोड़ा सा अटक गई थी, मैं फॉर्मूला भूल गई थी। तो अब ऐसे में क्या होता है ना, दिमाग में वही चलता रहता है। तो उस चीज़ को मतलब सबसे बढ़िया होगा कि आप पार्ट ए बाद में कीजिए, क्योंकि पार्ट बी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो मैंने जो तरीका अपनाया था, पहले मैं पार्ट बी से स्टार्ट की थी और फिर मैंने पार्ट ए से स्टार्ट किया था। जो क्वेश्चंस मुझे आते थे मैंने वो किए, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे वहाँ पे ऑप्शन रहता है तो वो मैंने मार्क करके रख दिए थे। पेपर के बाद फिर जाके मैंने वो क्वेश्चंस किए थे। तो मतलब यही है बात। मौली जी ने जो बात कही वो मैं थोड़ा सा गर्भित तरीके से आपको बताऊं कि करना क्या है आपको। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, आप एक नज़र आप देखते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि ये हाँ थोड़ा सा टफ है, तो आप 5-10 सेकंड ज़्यादा उस पर वक्त ही न दें। एक बार आप पूरा पेपर देखते चले जाएं पार्ट बी से, जो आपको आ रहा है टिक करते हुए चले जाएं, और उस क्वेश्चन को जिसमें 10 सेकंड ज़्यादा का वक्त लग रहा है उसको दूसरे बार आप देख रहे हैं शुरू से, तो वहाँ से फिर आप प्रश्न करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा। मतलब जो चीज़ें आपको आ रही हैं उसे पहली बार में कर लें, छोड़ना मतलब ये ना सोचें कि आपको नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है ना, पेपर में आपको कुछ चीज़ नहीं आ रही होती है तो आप वहीं रिग्रेट करने लगते हैं, वहीं खुद को कोसने लगते हैं, वहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होगी, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको तुरंत छोड़ें और मार्क कर लें कि आपको ये नहीं आ रहा है। जब आप 100 क्वेश्चन में से अगर आप 60-70 एक बार कर ले गए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और जब कॉन्फिडेंट होकर लौटेंगे दोबारा उस प्रश्न पर, तो आप देखेंगे जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा था वो खुद ब खुद आने लगेगा, क्योंकि प्रेशर कम हो चुका रहेगा। बिल्कुल, ये सही बात है कि आप जितने भी लोग, जब भी हम भी लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं टिप्स के लिए या फिर ऐसे बताते हैं कि आपको पेपर कैसे हैंडल करना चाहिए, पेपर के दिन क्या करना चाहिए, तो हम लोग आपको यही बताते हैं, पहले जो सवाल आए उन सवालों को करिए, उसके बाद वो सवाल करिए जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और उन सवालों पे सबसे आखिरी में जाइए जो कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर जो सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर उस सवाल को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो अगर वो 30 सेकंड का सारे सवाल पर अगर आप समय दे रहे होंगे तो उस सवाल पर आप 2 से ढाई मिनट देंगे। और अगर ऐसे 10 सवाल पर अगर 2 से आप ढाई मिनट अगर देते चले जाएंगे तो फिर वो आपके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिजल्ट वो निगेटिव के साइड लेके जाएगा। अगला सवाल आप दोनों से मेरा ये है कि चूँकि किताबें तो बहुत सारी हैं हिंदी के लिए, और हर कोई अलग अलग किताब बताता है, या फिर यूँ कहे कि बहुत सारे लिस्ट बता देते हैं लोग किताबों की, ये किताब वो किताब। आप लोगों ने कौन कौन सी किताब ईमानदारी के साथ प्रेफर की थी सर की क्लास के साथ साथ, वो ज़रा बताइए। किताबों की यदि बात की जाए तो मोस्टली जो सिलेबस जारी हुआ था एनटीए से, उस आधार पे मोटे मोटे तौर पे एक इतिहास था और इसके अलावा कुछ फैक्ट थे जो इतिहास के ही से रिलेटेड चलते चलते पैरेलल पढ़े जा सकते हैं। तो इन मोटे विषयों के लिए एक रामचंद्र शुक्ल की किताब थी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और वो हिंदी साहित्य के लिए वेद पुराण और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, वो किताब एक रही। इसके बाद फैक्ट के लिए सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे, और बहुत ही ज़्यादा यदि कोई बहुत लिमिट पे जाना चाहे तो फिर जो दृष्टि की है वो पढ़ ले, हालांकि मैंने नहीं पढ़ी थी वो बुक। इसके अलावा जो बाकी विषय थे, प्रयोजन मूलक हिंदी हो गया, काव्यशास्त्र हो गया, और शब्द शक्ति हो गया, व्याकरण हो गया, इसके लिए सारा जो मटेरियल था ये मैं क्लासेस से ही लिया हूँ। इसके अलावा और तीसरी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है। इसके अलावा जो मेरा बेसिक नॉलेज था वो बीए के दौरान मिलता रहा, और कुछ बहुत
थोड़ा बहुत जो ग्रामर जो था, जो नहीं बनता था, जो खुद मेरे बेसिक नॉलेज में नहीं था, वो मैं यूट्यूब से कवर अप कर लेता था। तो किताबें अधिकतर मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, सरस्वती पांडे पढ़ा था। इसके अलावा समय रहा तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक भी मैं एक बार देख लिया था पढ़ने के लिए। हालांकि फिर इम्पॉर्टेंट किताबें तो बहुत सी होती हैं, बच्चन सिंह की भी होती है और रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, नगेंद्र का इतिहास भी है, लेकिन इन सब के जो मुख्य कोटेशंस है वो यहाँ से उपलब्ध हो ही जा रहे हैं। तो मैं फिर कुल मिला के हिंदी साहित्य का इतिहास को कम से कम 3 बार पढ़ लिया था पेपर देने के पहले, क्योंकि पेपर के पहले आप भले 12 घंटे पढ़ो, पेपर के 2 घंटे जैसे निकालोगे वही आपका तय करेगा कि आप कहाँ रहोगे। तो ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ो, लेकिन उतनी पढ़ो जितनी आपको सूट हो जाए। उसके अलावा मटेरियल आप स्मार्ट स्टडी करके एक सिलेक्टिव पढ़ लो, फिर यहाँ के तो सागर में रहना ही है। बिल्कुल ठीक बात। जहाँ तक किताबों की बात आती है तो सबसे पहले एक चीज़ है कि मैं एक चीज़ मानती थी, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो मैं डेली क्या करती थी, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको मैं डेली 10 पेजेस करके पढ़ती थी कि आज 10 पेज, कल 10 पेज। दृष्टि की किताब को भी मैंने वैसे करके पढ़ी, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब मैंने वैसे करके पढ़ी। तो ऐसे करके मैंने 3 किताब पढ़ लिए थे। उसके अलावा मैंने अपने बीए के दौरान हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह और हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र, ये दोनों मैंने अपने बीए के दौरान पढ़े थे। और उसके अलावा मैं सच्ची बताती हूँ, ना तो मैंने कोई रणनीति अपनाई थी, ना मैंने कोई उस तरह से स्मार्ट स्टडी की थी या कुछ की थी। मैं बहुत बेसिक पे ही मैं पढ़ के मैं आगे गई थी। तो एक तो है कि सर आपके पीडीएफ थे वो, उसको मैं मन लगा के पढ़ लेती थी, या आप जो क्लास में कोटेशन बताते थे उसको मैं लिख लेती थी। और इंटरनेट पे मुझे बहुत कुछ ऐसे अवेलेबल हो जाती थी कोटेशन, और जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गई या ज्ञानपीठ या जो भी पुरस्कार जहाँ से जो है, तो वो इंटरनेट से बहुत अच्छे से मुझे मिल जाती थी। और उनको मैं क्या करती थी कि छोटे छोटे जो नोट पैड्स होते थे उस पर मैं लिख के और किताब में ही उसको चिपका देती थी, स्टिकी नोट्स। तो उनको मैं वैसे करके ऐसे करके मैंने कवर किए थे। और उसके अलावा एक और जो मैंने किताब पढ़ी थी जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये दोनों मतलब एक जो बेस क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं। वैसे ये पढ़ भी सकते, नहीं भी पढ़ सकते। आपने पढ़ा था कि नहीं? क्योंकि हाँ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हाँ उसको मैंने पढ़े भी थे। पढ़ा था वो किताब को। वो लेकिन वो हम था मतलब सेकेंड ईयर में ही पढ़ लिए थे। तो उसके मतलब यही कुछ किताबें मैंने पढ़ी थी हिंदी के लिए, और कुछ खास नहीं। तो अभी किताबों के बारे में हमने पूछा बच्चों से, तो इन्होंने जिस तरीके से अभी रिस्पॉन्ड किया, आपने देखा होगा कि किताबों की लिस्ट इन्होंने बताई। अभी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चल रहा है, आपको ये चीज़ देखना होगा कि किताबें बहुत सी हैं। आप बच्चन सिंह भी पढ़ सकते हैं, आप रामस्वरूप चतुर्वेदी भी पढ़ सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल तो पढ़ना ही है, गोविंद पांडे आपको पढ़ना ही है, दृष्टि आईएएस भी पढ़ सकते हैं आप। तो तमाम किताबें हैं, लेकिन आप एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न को देखिए, एग्ज़ाम के सिलेबस को देखिए, कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसको आपको कितना पढ़ना चाहिए उस चीज़ पर आपको फॉलो करना होगा। ऐसे तो किताबें आप पढ़ के भूल जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो आजकल का जो एग्ज़ाम है वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके स्मार्टनेस और आपके टाइम का भी खेल है, क्योंकि प्रॉपर टाइम में अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर उस पेपर को सॉल्व कर ले रहे हैं अच्छे ढंग से, तो वो आपकी मेरिट को ऊपर ले जाएगा। बाकी अगर वही पेपर अगर आपने भी वो किताब पढ़ी है, अगले ने भी वो किताब पढ़ी है, अगर आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है तो आप वो 2 घंटे में अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। 5 घंटे अगर आपको दे दिया जाए तो शायद आप भी सॉल्व कर लेंगे। तो बस वो टाइम मैनेजमेंट का जो खेल है वो आपको करना होता है। इस बीच में आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज होती है या फिर क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, या फिर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं उसकी प्रैक्टिस से आपको कितनी हेल्प मिलती है? जो क्वेश्चन बैंक रहे या जो टेस्ट सीरीज़ रही, क्योंकि यहाँ से तो अवेलेबल होते ही थे टेस्ट सीरीज़, लेकिन वो समय समय पर होती थी, जहाँ चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद में होगा। लेकिन हमारी पैरेलल स्टडी के लिए मैं प्रेफर करता था कि मैं पिछले साल के जो पुराने नेट के पेपर हैं वो सॉल्व करते रहता था। तो क्योंकि एनटीए ही एग्ज़ाम ले रहा है तो नेट के पेपर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता था, और मैं पिछले 10 साल के पेपर 2-3 बार लगा चुका था, सॉल्व कर रहा था। इससे फ़ायदा यहाँ मिला कि जो पेपर में कथन और तर्क वाले क्वेश्चन थे या सर्टन रीज़न वाले क्वेश्चन थे बहुत आसानी से बन गए। नेट के जो बुक थी मेरे पास पेपर की,
उसमें क्वेश्चन थे, आंसर थे, फिर स्पष्टीकरण था। तो स्पष्टीकरण की वजह से चीज़ें याद होती चली गई। तो क्वेश्चन बैंक के लिए मैं नेट के पेपर सॉल्व करता था, क्लास के टेस्ट सीरीज़ लगाता था। इसके साथ में अगर मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ उपन्यास का उद्भव विकास यदि मैंने ख़त्म किया, तो उपन्यास पे यूट्यूब पे जितने अच्छे अच्छे वीडियो हैं वो मैं देख डालता था, जो क्वेश्चन के हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा आंसर दिया स्किप किया, फिर क्वेश्चन पूछा आंसर दिया स्किप किया, ऐसे करके वो जल्दी हो जाते थे। किसी कहानी को हुआ तो कहानी का देख लिया, काव्य शास्त्र का हुआ तो काव्य शास्त्र का देख लिया। यूट्यूब पे जितने क्वेश्चन सीरीज़ चल रही थी वो मैं देखता था। हालांकि चैनल के नाम तो याद नहीं है, हालांकि आप देखेंगे तो मिल जाएगा। और इसके अलावा जो बेस बहुत डिपेंड करता है। मेरा बेस बहुत ठीक ठाक था, बीए का अच्छा खासा था, तो ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं थी कि क्योंकि हम लोगों को भी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराया जाता था पेपर के दौरान हमारे एग्ज़ाम में, सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। और इसके अलावा यदि बेस नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस यदि नहीं होगी तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और फिर वही दिक्कत आ जाएगी, जो 10 सेकंड का क्वश्चन है वो आप 30 सेकंड लगा देंगे और फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। जहाँ तक क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ की बात आती है, तो एक तो है कि आप लोग के यहाँ से जो क्वेश्चन मतलब मिलते थे, तो उसको मैं सॉल्व करने के बाद जो भी मेरे गलत होते थे उसको मैं उसी वक्त में किताब से उसको मार्क कर लेती थी कि इस पॉइंट पे मेरा गलत हो रहा है। उसके अलावा मैं सच बताऊँ तो मैंने नेट के खास क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। मैं क्या की थी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स के जो मिलते हैं एक साथ बंच, तो वैसे मैं खरीद ली थी और उसमें जो सॉल्यूशंस थे उसको मैं देखती थी या इंटरनेट। हाँ, वो नेट में भी मिल जाता है। हाँ, तो वहीं इंटरनेट पे भी मिल जाती थी, तो मैं ऐसे करके भी थोड़ा बहुत देखती थी। और अदरवाइज़ वही क्वेश्चन रहते थे और मतलब कथन वतन ये सारे ही एक्चुअली मैंने नेट के ही हेल्प से मतलब सब कुछ मैंने किया था। इंटरनेट पे जितने मटेरियल्स उसके बाद भी आप लोगों को टेस्ट हाँ, वही वो तो टेस्ट सर रहती थी, तो उस टेस्ट की तो जैसे हम टेस्ट दे देते थे, तो अब जो सही हुआ तो वो ठीक है, वो सही है। लेकिन खैर जो सही होता था मैं उसको भी एक बार किताब में देख लेती थी, क्योंकि बहुत समय एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो सिर्फ वो चीज़ नहीं देखते, उसके आसपास की चीज़ें भी देखने लग जाते हैं। तो ऐसे करके और लार्जर एरिया रजिस्टर हो जाते हैं। मैं एक ही टेस्ट को मैं 2 से 3 बार करके देखती थी, और वो जो देखती थी, अब मान लीजिए कोई संस्मरण से क्वेश्चन है, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की है माटी की मूर्तें, अब वो आ गई, अब मैं वो अब उसके साथ साथ ये मेरे साथ ये एक्चुअली में हुआ था, माटी की मूर्ति के साथ साथ गेहूं और गुलाब जो उनकी रचना है, मुझे ये भी साथ में याद हो गई, क्योंकि मैं उसको हजारों बार देखते जा रही। तो ये चीज़ मैं करती थी कि एक ही क्वेश्चन पेपर को, जो गलत हुआ उसको तो 100% देखना है, जो सही हुआ उसको भी जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ हम जितना बार देखेंगे वो जितना बार रिपीट होगा, और सिर्फ वही चीज़ नहीं देखे तो उसके आसपास भी देख लो, वो देखते 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 कहीं ना कहीं याद होते जाता है। तो ये थे हमारे साथ 2 टॉपर्स बीएचयू के, और एक तरीके से कहें तो सीयूईटी 2022 के, प्रयास और मौली। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस इंटरव्यू में आने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं इस इंटरव्यू को कंक्लूड करना चाहता हूँ, और इस इंटरव्यू को अब अपने आखिरी पड़ाव पर मैं ले चल रहा हूँ। आपके सामने मुझे जहाँ तक लगता है, जितने भी बच्चे अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपके सामने एंट्रेंस एग्जाम के समय में कोई और वर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी पढ़ाई ही वर्क होनी चाहिए। और 24 घंटे का जो समय है, मैं ये कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, जो 24 घंटे का समय है कि एक विद्यार्थी के तौर पर आप देखेंगे, कभी उसका माइक्रो स्टडी करिएगा, 24 घंटा बहुत ही लंबा होता है। तो अगर उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं तो आपके पास बहुत समय है, नहीं तो बहुत छोटा समय भी है। ऐसे तो आपके पास फिर 1 महीने और 3 महीने का समय भी बहुत छोटा हो जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये जो सोशल मीडिया का दौर है, प्रयास और मौली, आखिरी सवाल है ये, और थोड़ा सा ये सब्जेक्ट से हट के है। सोशल मीडिया का जो दौर है, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? चूँकि आजकल मैं देख रहा हूँ रील्स हुए, शॉर्ट्स हुए, उसको एक तरीके से कहें तो सबका अगर इंस्टाग्राम का बच्चों का एवरेज चेक कर लिया जाए डेली का, तो वो कई कई घंटे निकल जाएगा। तो उसके बारे में आप लोगों के क्या मैसेज होंगे? सोशल मीडिया को लेके तो यही है कि आपके पढ़ाई के टाइमिंग में तो व्यवधान है। यदि आप पढ़ाई को छोड़ के उसको मूड फ्रेश करने के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा ठीक है, लेकिन आपको इतना अपने आप पे, चूँकि आप एमए करने जा रहे हैं, तो आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमें कितना समय किधर देना है। और अगर यह चीज़ नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को हटा दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। अगर हम ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है,
तो वो चीज़ अगर व्यवधान पड़ रहा है, अगर दिक्कत कर रही है तो उस चीज़ को हटा दीजिए। हालांकि मैं ओनली व्हाट्सएप यूज़ करता था, इंस्टा बंद कर दिया था उस समय तक थे, और व्हाट्सएप भी इसीलिए क्योंकि क्लास के नोट्स वगैरह वगैरह यहाँ पे मिलते थे। और अदरवाइज सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करें तो फेसबुक पे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया आज के समकालीन राइटर हैं जो अच्छा लिखते हैं, उनको पढ़ के भी बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन यही ज़रूरी है कि आपके लिए प्रायर क्या है उस समय आपके लिए इंस्टाग्राम प्रायर है, फेसबुक प्रायर है, या फिर आपके लिए अपनी पढ़ाई प्रायर है। वो ज़रूरी होता है आपको पढ़ने के लिए, आपके 24 घंटे को यूटिलाइज़ करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया को कितना टाइम दें, और ज़रूरी है कि नहीं टाइम देना, अदरवाइज़ उसको हटा ही देना बेटर रहेगा। जी, अगर मैं अपने बारे में सच बात बताऊँ, मैंने कोई सोशल मीडिया त्याग नहीं किया था। और मैं सिर्फ त्याग नहीं की थी, मैं जैसे यूज़ करती थी वैसे अगर आज भी मैं इंस्टाग्राम दिन में 1 घंटा यूज़ करती हूँ, उसका मैं रीज़न भी बताती हूँ। आप लोगों ने एक फ़िल्म देखी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें वो जो केबीसी का वो जो गेम खेलता है वो अपने ऑब्जर्वेशन के स्किल पे निकल जाता है। यही चीज़ मैं बिलीव करती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हिंदी साहित्य की, जैसे श्रीकांत वर्मा की है अपोलो का रथ, ये मैं सोशल मीडिया से ही सीखी थी। तो मैं एक चीज़ में रियलाइज़ की कि सोशल मीडिया, हाँ ज़रूर उसमें टाइम वेस्ट होता है, ये भी मैं नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली उसमें टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हम जितना अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं उतना हम सीखते भी हैं। चीज़ अब ये डिपेंड करती है कि जो चीज़, सवाल हाँ वही था कि जैसे उसको किस तरीके से यूज किया जाए। वैसे तो ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से ही देख रहे हैं, या फिर फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर भी हमारा ये वीडियो पड़ेगा। बस ये है कि उसको यूटिलाइज किस ढंग से करें, और ऐसा ना हो कि जो चूंकि इंट्रेंस के समय में अब मान लीजिए इंट्रेंस से 15 दिन बचे तो हम कुछ और देख रहे हैं जो कि हमारे जरूरत की चीजें नहीं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम रहती है। उस टाइम पे मैं भी डिस्ट्रैक्टेड हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो अब वहाँ पे मेरी एक ब्लेसिंग ये थी कि वहाँ पे मेरी माँ स्पेशली थी कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को, लेकिन सबके लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, मैं ये भी मानती हूँ। सबके इतने सबको इतने सर्विलेंस में नहीं रहते। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप वही कंटेंट देखिए जो आपके काम आए, क्योंकि उसका जो एल्गोरिथम है वो आपको वही कंटेंट दिखाएगा सोशल मीडिया जो आप देखते हैं। आप काम की चीज़ें देखिए, आपको काम की चीज़ें दिखेंगी। जैसे स्पेस के बारे में मुझे इंटरेस्ट है, सुपरनोवा हो गया या कॉमेट्स हो गए, तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या बहुत सारे जीके के भी क्वेश्चंस मैंने CUET के एक दो मैंने निकाले थे, वो भी इसी के बेसिस पे हुए थे कि मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया था। तो मैं सबको ये एक ही एडवाइस दूंगी, अब सोशल मीडिया त्यागना बहुत मुश्किल काम होता है, नहीं हो पाता है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। हाँ, दिमाग ख़राब हो जाता है, लगता है कि हम कब यूज़ करें। सबसे बढ़िया है आप वही चीज़ देखें जो आपके काम की है, तो एल्गोरिथम भी वैसे बनेगी, आपको वही चीज़ आती रहेंगी। तो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है उस पर आपको ध्यान रखना होगा, यानी अगर आप जो अपना जिस ट्रेंड में आप चलेंगे उसी ट्रेंड में आपको सोशल मीडिया ले जाएगा, और अगर आपका ट्रेंड दूसरा होगा तो फिर सोशल मीडिया आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा। तो मैं इंटरव्यू के अब आखिरी दौर में हूँ, और अगर जितने भी लोग, चूँकि कोर्सेज़ के बारे में भी बताना हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, इसलिए जो लोग सर भी बैठे हुए हैं, अभी आखिरी मैसेज सर का ही होगा आप सभी के लिए। तो अगर आप CUET MA इंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं MA हिंदी की, तो आप हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से कोर्स के साथ जुड़िए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वहाँ पर मैसेज करिएगा कोर्स की जानकारी के बारे में। आप अगर कोर्स के साथ जुड़ना चाहें तो कोर्स के साथ ज़रूर जुड़ें, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं, चूँकि ऑलरेडी सर भी BHU से हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों को एक तरीके से हर बार कुछ ना कुछ नया करके, कुछ ना कुछ बेहतर करके हम लोग आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और कुछ ना कुछ बेहतर देने का प्रयास करते हैं। तो स्टडी कैपिटल परिवार के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सब जरूर जुड़े। सर, इस इंटरव्यू के आखिरी में आपका गुरु मंत्र क्या होगा बच्चों के लिए, वो जरा दीजिए। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे प्रयास और मौली, और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, दुनिया के जितने भी ज्ञान हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं। तो कभी आपको ये मत लगे कि आप ये पढ़ रहे हैं तो आपका ये नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज्ञान, जैसे मौली ने कहा कि ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं उस पर नज़र बनाए रखें, और थोड़ा सा एक जो है फिक्स वे में आप अगर काम करेंगे, आप प्री प्लान चीज़ें रखेंगे तो आपको फ़ायदा देंगी। और इस तरह से अगर बेतरतीब आप भटकते रहेंगे सोशल मीडिया पे, आप इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पे जा रहे हैं कि आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे आप रील स्लाइड कर ही स्क्रॉल कर ही रहे हैं स्क्रीन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जैसे मैं व्यक्तिगत बताऊं
कि मैं जैसे कभी भी सोशल मीडिया छोड़ सकता हूँ, कभी भी पकड़ सकता हूँ, मतलब एक अनुभव के आधार पे बात आ जाती है। जैसे 2 महीने 3 महीने, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम पे देख रहा हूँ या ऐसा कुछ बात नहीं है। बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं सोसाइटी में, वो सोशल मीडिया चलाने के लिए लोगों को रखते हैं, तब उनकी ज़िंदगी में बड़े काम करने के लिए हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि अपना अकाउंट खुद चलाएं। तो ये आपकी ज़िंदगी में है कि आप कौन सा काम कितनी महत्ता की दृष्टि से कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर कुछ और बड़ा काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अकाउंट चलाएंगे खुद का। तो ये अपने ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है किसे देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस गुरु मंत्र के लिए, और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी बच्चे हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े, इस वीडियो को देख रहे थे। आप दोनों का प्रयास और मौली एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे साथ इस इंटरव्यू में आने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो टिप्स बताया सर ने, जो प्रयास और मौली ने जो आपको बताया, वो चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना एक छोटा सा रिमार्क जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपकी CUET 2023 की या फिर आगे जो भी राह होगी आपकी CUET की, हम आपकी राह आसान करते रहेंगे, लगातार आपकी हेल्प करते रहेंगे। और तैयारियों के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।